सबसे पहले मैं अपने सभी पाठकों का, सभी दर्शकों का मैं हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि आपके कारण ये जो भी मैं मुझे मेरी सफलता है, वो सब आपकी सफलता है। मेरी ऐसी कोई सफलता नहीं है और मैं तो जनता का लेखक हूँ, जनता का वाचक हूँ। मुझे कल ही सूचना मिली कि मुझे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मेरी पुस्तक हमारे श्री गुरु जी को आत्मकथा की श्रेणी में जो है विष्णु प्रभाकर अखिल भारतीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया पहले नंबर पर, जो 12 पुरस्कार घोषित हुआ है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के डायरेक्टर हैं डॉक्टर विकास दवे जी। उन्होंने कल मीडिया को बताया कि इसमें जो नाम लिस्ट दिए उन्होंने, उसमें जो अखिल भारतीय स्तर में जो 1 लाख रुपए का पुरस्कार है, आत्म जीवनी की श्रेणी में हमारे श्री गुरुजी को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और इसके लिए मैं सारा श्रेय अपने पाठक दर्शकों को दूँगा कि उन्होंने उस दौर में मेरी पुस्तकों को पढ़ा, जिस दौर में मेरे पास और कोई काम ही नहीं था। मैं सिर्फ पुस्तक लेखन कर रहा था, झोला में पुस्तक उठा-उठा कर लोगों को जगाने का काम कर रहा था। पत्रकारिता 12 में मैंने छोड़ा था, साजिश की कहानी पुस्तक लिखने के लिए, क्योंकि उस समय मुझे एक संभावना दिखी थी कि नरेंद्र मोदी जो है आगे आ सकते हैं। 14 में चुनाव है, 2 साल पहले मुझे पुस्तक लिखनी थी। हिंदी के दर्शकों को ये बताना था कि एक साजिश रची गई थी हिंदुओं के खिलाफ। नरेंद्र मोदी को मैंने उसमें एक चेहरा बनाकर उनके इर्द-गिर्द जो साजिश हुई, वो पूरा साजिश हिंदुओं के विरुद्ध था। और उस दौर में मेरठ नहीं, मुरादाबाद नहीं, पटना नहीं, यूपी नहीं, दिल्ली नहीं, कहाँ-कहाँ नहीं, सर पर जो है झोला लाद-लाद के ये किताब मैं ले गया, लोगों के बीच ले गया। जिसके पास पैसे थे वो पैसे दिए किताब के, जिनके पास नहीं था लेकिन पढ़ना है वो भी ले गए। और सब कुछ बेच-बाच के ये किताब मैंने लिखी थी, घर के जेवर-वेवर सब बेचकर। उसके बाद चुनाव हो गया। चुनाव के बाद अब मुझे कोई नौकरी में लेने को तैयार नहीं था कि तुमने नरेंद्र मोदी पे पुस्तक लिखी। बड़े एडिटर मेरी ये पुस्तक पुस्तक अखबार में छिपा कर ले जाते थे, माँगते थे, लेकिन अखबार में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पर लिखने का मतलब है अपने करियर को खत्म करना। मैं ऐसे-ऐसे लोगों के पास पत्र गया जॉब के लिए, जो कभी मेरे से पूछकर काम करते थे, लेकिन बड़े-बड़े मतलब मेरे सोर्स पे काम करते थे, लेकिन बाद में इस दौर में वो बड़े हो गए। उन्होंने भी मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया, जॉब कहीं मिल नहीं रहा था, घर चलाना मुश्किल था, स्थिति बहुत खराब थी। पर मैं मन से हारा नहीं मैं, और मैंने पुस्तक लेखन में ही अपने आप को खपाया कि कोई बात नहीं है, पुस्तक लिखेंगे, वो लोगों तक पहुँचेगी, कुछ पैसे भी हो जाएगा। उसमें पहली पुस्तक मैंने लिखी, फिर उसके बाद दूसरी पुस्तक जो मेरी आई, वो थी बाबा रामदेव की बायोग्राफी। लेकिन वो अटक गई, वो पब्लिश नहीं हो पा रही थी, उसके भी पब्लिशर हमें मिल नहीं रहे थे। उससे पहले मैंने अरविंद केजरीवाल पे एक किताब लिखी, जो दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल सच्चाई या साजिश, उस किताब को भाजपा ने हाथों-हाथ लिया। एक शाम तो पूरे सारे चैनल के डिबेट उसी किताब को लेकर हुआ। पहली बार अरविंद केजरीवाल को उधेड़ा गया था तथ्यों के साथ। मुझे लगा था कि भाजपा से मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने में मदद हो जाएगी, लेकिन वो भी भाजपा का मैं उसको दोष नहीं दूँगा, और ये अच्छी बात है। भाजपा के साथ कांग्रेस वाला कल्चर नहीं है कि वो आपको प्रश्रय दे और आपको उठा के सर ले जाएँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो किताब भी बहुत ज़्यादा लोगों तक समय नहीं मिला, नहीं पहुँचा पाया। फिर रामदेव जी की बायोग्राफी आई। उसके बाद श्री गुरु जी, ये जो पुस्तक है, ये लिखने के क्रम में मुझे प्रभात प्रकाशन जो संघ के जितने भी प्रमुख हुए हैं, उन प्रमुखों के बायोग्राफी की एक श्रृंखला पब्लिश करना चाहती थी, और मुझे उन्होंने हेडगेवार जी का जीवनी लिखने को दिया था। परंतु मेरी रुचि हमारे गुरु जी में थी, गोलवलकर जी में थी। संघ को जितना मैं जानता था, जितना मैं पढ़ा था और नजदीक से मैंने देखा, मेरे गांव में एक समय संघ की शाखा लगती थी, बचपन में देखा हुआ है, लोग जाते थे लाठी लेकर और गणवेश धारण करके। मेरे एक चाचा हैं जिनका योगदान साजिश की कहानी लिखने में जिनका योगदान है, उन्होंने प्रेरित किया कि पुस्तक लिखो। मेरा जो जॉब है पत्रकारिता में लगा, दैनिक जागरण में, उनका बड़ा योगदान था उसमें। तो उन सबको मैंने देखा चना खाकर उन्होंने कैसे प्रचार किए हैं। लेकिन मुझे लगा कि हेडगेवार जी ने तो एक ढांचा दिया है संघ को, उसको असली आत्मा
गोलवलकर जी ने दिया, जो विचार है, थॉट है। दूसरा कि इस संघ के जितने भी प्रमुख हुए हैं, उसमें जो आध्यात्मिक महापुरुष आप कहेंगे जिनके अंदर अध्यात्म था, वो सिर्फ गोलवलकर जी हैं। बाकी सब महापुरुष हैं, बाकी सब समाज सेवी हैं, परंतु अध्यात्म जिनके अंदर था। और तीसरी बात कि वो बीएचयू से थे और मैं बीएचयू से, मैंने सोशियोलॉजी से ऑनर्स किया है, तो बीएचयू मुझे हमेशा मेरे कान में बजता रहता है। मैं सोचता था मेरे बच्चे को भी बीएचयू में पढ़ाऊंगा, तो वो नहीं गया। अब मैं सोचता अपने भतीजे को बीएचयू में पढ़ाऊंगा, तो बीएचयू मेरे कान में, वो संस्कार मेरे अंदर बीएचयू का है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी विश्वविद्यालय का। तो इसलिए, और फिर हमने गुरुजी लिखी। गुरुजी मैंने जब लिखी तो गुरुजी पर जितनी भी संघ ने पुस्तक लिखी थी, उन सबका अध्ययन किया, पर कोई मुझे, मेरी आत्मा तक वो पहुंच नहीं पा रहा था कि सबने, जो संघ के लोगों ने लिखा, वो उस भाव से लिखा कि उससे इतिहास विलग हो रहा था। वो सिर्फ गुरुजी गुरुजी, अब गुरुजी के साथ साथ समाज का इतिहास भी चल रहा। जैसे मान लें कि हम उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र क्यों? कहीं कोई मुस्लिम राष्ट्र मांग रहा था तभी तो हिंदू राष्ट्र है। वो कौन मांग रहा था, क्यों मांग रहा था? तो उसको जो है, और उसमें मैं भारत विभाजन की जो लकीर है, वो 150 साल पूर्व पहले ले गया। भारत विभाजन की लकीर आप लोगों को शायद कम लोगों को पता होगा कि भारत के विभाजन की जो पहली परिकल्पना, वैदिक वैदिक छोड़ दीजिए, इस समय की बात करता हूँ। वैदिक में फिर मैं जाऊंगा तो ब्रह्मा पर चला जाऊंगा। तो औरंगजेब जब मरा, तो औरंगजेब ने अपने सिरहाने में भारत को चार चार टुकड़ों में करके अपने सिरहाने में उसके दस्तावेज उसने छोड़ दिए थे अपने बेटों के लिए। और उसके बाद आपको उसमें मैंने बताया था कि अहमद शाह अब्दाली को शाह वलीउल्लाह ने भारत में बुलाया था। पहली बार मजहब के आधार पर बुलाया गया कि काफिरों का नाश करो, काफिरों पर हुकूमत करो, सुल्तान तुम ही कर सकते हो, काफिरों को खत्म करो, ये मूर्ति पूजक पुनः पैदा हो रहे। अहमद शाह अब्दाली, आपने हाल फिलहाल पानीपत फिल्म देखी होगी, उसमें संजय दत्त अहमद शाह अब्दाली बना था। तो शाह वलीउल्लाह जो थॉट है, जिस थॉट पे आपको करीम सिद्दीकी से लेकर वजीउल्लाह, जितने भी आप देख रहे हो, भारत विभाजन का वो थॉट प्रोसेस शाह वलीउल्लाह से जो है एक तरह से आता है। और शाह वलीउल्लाह ने जो आधुनिक इस्लाम का भारत में जो प्रचार हुआ, उसका वो जनक था। तो मैं भारत विभाजन की उस लकीर में घुसा, और जिसके कारण ये पुस्तक 1 साल तक संघ में पब्लिश नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कहा कि ये तो, क्योंकि गुरुजी के साथ वाले को लेकर ही सारी जीवनी लिखी गई थी, पर मैं उस थॉट को पकड़ के काम कर रहा था। और इस पुस्तक को लिखने के लिए मैं बनारस गया। मैंने कहा अब यहाँ इनके लिखे पुस्तक से तो मुझे नहीं मिल रहा कुछ, तो मैं बनारस गया। बनारस में पैसे नहीं थे मेरे पास, तब मैं यात्रा कर रहा हूँ, सोचिए हिम्मत की बात है, पैसे नहीं थे मेरे पास। तो बनारस गया, बनारस में नागरिक प्रचारणी सभा के लाइब्रेरी में गया, और उस दौर की किताबों को अखबारों को लटना शुरू किया। आपको अगर सही इतिहास पकड़ना हो तो उस समय तो रोज में घटना छप रही अखबार में, आज अखबार था। और उस समय मैं एक और पुस्तक पे काम कर रहा था, उस पुस्तक का नाम अभी नहीं कहना, वो पब्लिश हो चुकी है। तो वहां मैं अखबार से जो है वो इतिहास को खंगालना शुरू किया। काफी धूल धक्कर उतार उतार के जो अखबार ला के जो मेरी हालत हुई, तो उससे काम, अब ये रुक गई किताब, अब ये छप नहीं रही। और मैं सोचता था थोड़े छप जाएंगे तो थोड़े पैसे मिल जाएंगे, पैसे थे नहीं मेरे पास, और स्थिति बड़ी खराब थी। तो फिर ये पुस्तक पास हुआ मोहन भागवत जी, और मोहन भागवत जी ने ये पुस्तक पढ़ी, और उन्होंने कहा कि ये पुस्तक छपनी चाहिए। और इसलिए संघ का के जो सारे हेडगेवार जी से लेकर और सुदर्शन जी तक, हाँ सुदर्शन जी तक जो बायोग्राफी लिखी गई, उसमें बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा, सब कहीं ना कहीं संघ से जुड़े। मैं अकेला हूं जो संघ से बाहर था, और मैंने वो चुना जो जिन्होंने संघ को आत्मा दिया, गुरु गोलवलकर जी। तो मैं अकेला, और उसमें प्रस्तावना की पहली लाइन है कि मैं संघ से नहीं हूं, ये लिखा हुआ स्पष्ट जो है। लेकिन आज प्रभात प्रकाशन में कि जितनी वो सीरीज छपी उसमें सबसे ज्यादा सेलेबल यही पुस्तक है। और इसलिए जो कई लोग मुझे, मैं संघ की आलोचना करता हूं तो कई स्वयंसेवक कहते हैं संघ को पढ़ के नहीं जाना जा सकता, संघ में आना पड़ेगा, शाखा में लीजिए। मैं उन पे मुस्कुराता हूँ, वो अभी भी उतना संघ को नहीं समझ सकते। हर चीज के लिए अध्ययन बहुत आवश्यक है। और ये आपको, अगर आप
संघ के सारे संघ से हैं स्वयंसेवक है, तो आप गुरुजी को पढ़िए, बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए। गुरुजी की एक पुस्तक का मैंने इसमें जिक्र किया जिसको संघ ने गायब कर दिया। वो पुस्तक जिस पर हमला करते हैं लेफ्टिस्ट, बहुत तेज हमला करते हैं, इसलिए बड़े निरपेक्ष भाव से लिखा गया। संघ के लोग नहीं लिख सकते थे। मैंने लिखा है कि गुरुजी ने उस समय वो हिटलर से प्रभावित थे और उस समय का जो उनका जो एक वो उसके बारे में पूरा पैरा है कि किस तरह से वो चाहते थे कि नेशंस कैसा बिल्डअप हो, कैसे बने। पर बाद में संघ ने कहा वो पुस्तक गुरुजी ने नहीं लिखा। आज भी आप देखोगे डिस्कोर्स में वो गुरुजी ने नहीं लिखी, वो गुरुजी के लिखी नहीं है, पर वो पुस्तक मैं निकाल कर लाया। तो मेरी निष्पक्षता ये है कि मैं संघ पे भी लिख रहा हूँ, तो सारी चीजों को लिख रहा हूँ। इस पुस्तक में आपको भारत विभाजन का वो थॉट मिलेगा जो आपको जानना चाहिए, लेकिन जो आधुनिक इतिहास से गायब कर दिया गया है, वो थॉट मिलेंगे आपको। इसके अलावा कश्मीर का जो विलय हुआ, उसमें स्वयंसेवकों की एक जो मामूली बेचारा स्वयंसेवक है, उसकी भूमिका गौण किया गया। कोई गुरुजी के समय के जो संघ ने भी किताब लिखा, उसमें स्वयंसेवकों की भूमिका गौण की गई। और उसके लिए फिर मैं बलराज मधोक की पुस्तक में घुसा, उनकी पूरी सीरीज को पढ़ा। तो इतनी जगह से उसके बाद ये पुस्तक जब रुक रही थी तो आत्मा रो रहा था मेरा कि इतना मेहनत भी चला कि आप पैसे भी नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, घर कैसे चलेगा। लेकिन मोहन भागवत जी को मैं कहूंगा 1-1.5 साल बाद ये पुस्तक जो है उन्होंने मंजूरी मिली और इस पुस्तक को बड़े-बड़े लोगों ने लॉन्च किया। माननीय योगी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राम नाईक जी, मेरी तस्वीर भी आप लोगों ने देखा होगा संघ में। लेकिन उस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा सेलेबल यही पुस्तक है। और मुझे बिल्कुल एक दौर था जो पुरस्कार के लिए लॉबिंग चलती थी, लेकिन 14 के बाद मोदी जी के आने के बाद ये लॉबिंग खत्म हुई है, बहुत हद तक थोड़ी बहुत होगी। और आप सच मानिए मुझे मालूम भी नहीं था कि कोई पुस्तक पे पुरस्कार मिल रहा है। प्रविष्टियां भेजी गई होगी तो पब्लिकेशन की तरफ से भेजी गई, प्रभात प्रकाशन बड़ा पब्लिकेशन उनकी ओर से गई। मुझे तो कल उसमें से सुरेश चुपलेनकर जी को पुरस्कार मिला, तो मुझे कहा संदीप जी आपको पुरस्कार मिला, आपको मालूम है? कि नहीं मुझे नहीं मालूम है। तो उन्होंने कहा कि आप देखिए, और फिर उसके बाद तो मुझे मालूम चला। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे अपने साहित्य की समिति में लिया था तो मुझे नहीं मालूम था, अखबारों में छपा। अखबार के जो मेरे मित्र सब है रिपोर्टर, उन्होंने फोन किया, अरे यार तेरा नाम आ रहा है इसमें, तो मुझे नहीं मालूम होता। मैं कोई ना लॉबिंग करता हूँ ना मैं कुछ जानता हूँ। जहाँ मुझे जिसको जो करना है वो करते हैं। मेरा काम पसंद आया तो ठीक, नहीं आया तो अपनी धुन में मैं चलता हूँ। तो ये जो पुस्तक है उसको अब विष्णु प्रभाकर पुरस्कार मिला है, तो ये मेरे लिए बड़ी बात इसलिए है क्योंकि विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा आपको पढ़ना चाहिए। और विष्णु प्रभाकर वो हैं जिन्होंने पद्म भूषण जैसे सम्मान को ठुकराने जैसा हिम्मत किया था, राष्ट्रपति भवन में उनको सम्मान नहीं मिला। तो मेरे नेचर से थोड़ा मिलता है विद्रोह का नेचर, तो इसलिए मुझे पसंद है। और जब भी ये होगा तो मैं भोपाल जाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा ही। लेकिन ये बात सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यूं ही आपको नहीं कहने के लिए कह रहा हूँ। इस पुस्तक का या मेरे सारी पुस्तकों का श्रेय मेरे पाठकों को जाता है। क्योंकि यदि आप पहले दौर में मुझे मेरी पुस्तक रिजेक्ट कर देते तो मैं पुस्तक नहीं लिख रहा होता, मैं कुछ और कर रहा होता। सीधी सी बात। पुस्तक, सच बताऊं, जीवन में प्रेरणा, अर्थव्यवस्था की प्रेरणा बड़ी होती है। पुस्तक लिखा, थोड़ी रॉयल्टी आई, तो थोड़े जीवन में जो सब जेवर उवर गिरवी रखे थे वो छुड़ाए, खरीदे, घर चलाने, तो वो उसने उसने उत्साह दिया मुझे कि और डीप जाकर मैं काम करूं। अगर पाठक वो पुस्तक नहीं पढ़ते, आप सोचते हो कई लोग आप बड़प्पन में लिखते हो संदीप जी, नहीं, सच बताता हूँ, अगर आप वो नहीं पढ़ते तो मैं आज इस लिखने से बाहर होता और मैं कुछ और, क्योंकि फैमिली तो चलाना है, मैं गृहस्थ हूँ। और इतना साफ आपको कोई नहीं कहेगा कि फैमिली चलाने वाली बात, अर्थव्यवस्था वाली बात, आज के समाजवादी दौर में लोग नकली ढकोसला चेहरा लेकर घूमते, ये बात नहीं बोलते। पर मैं आपको बताता हूँ, अगर पुस्तकों को सफलता नहीं मिलती तो कहीं जॉब कर रहा होता। इस दौर में मुझे बाबा श्री रामदेव जी ने भी जॉब का आश्वासन दिया, पर मैं वहां जॉब में नहीं गया। भाजपा में जो पद मिला उसमें ये भी कहा गया कि मैं जानता हूँ तुम्हारी स्थिति सही नहीं है, तो उसमें तुमको एक सैलरी भी दिया जाएगा, वो भी मैं नहीं गया। उस दौर में मुझे आपको मैं बता चुका हूँ 3-3 बड़े पुस्तकों का ऑफर, जिसकी करोड़ों में होती रॉयल्टी, मुंह में नहीं पकड़ा। तो मैं चलता रहा, भगवान ने सफलता दिलाई। पर अगर आप नहीं पढ़ते तो मैं नहीं लिखता, सीधी सी बात है। इसलिए श्रेय आपको जाता है। और इसीलिए पूरी वैदिक परंपरा में जो श्रुति को महत्वपूर्ण माना गया है, श्रोता जो होता है, पाठक जो होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। वही लेखक को बनाता है, वही वाचक को बनाता है। अगर आप नहीं सुन रहे मुझे तो मैं कहाँ से आऊंगा, क्यों आऊंगा?
स्वाभाविक सी बात है। निरुत्साह हो जाऊंगा, मैं क्यों आऊंगा, कौन अपना समय खराब करेगा। सोच कर देखो, बहुत बहुत व्यवहारिक होकर सोच के देखो, आपको लगेगा संदीप जी डायरेक्ट बोल देते हैं। तो नहीं सुनोगे तो कौन आएगा, नहीं पढ़ोगे तो कौन लिखेगा। तो कई लोग जो कहते हैं पीडीएफ दे दीजिए, मेरी श्रीमती जी कह रही थी आज किसी का जिक्र करते हुए कि फ्री पढ़ने के चक्कर में कितनी मैगजीन खत्म हो गई, कितनी किताब, कितने लेखकों का परिवार दर दर भटकता रहा, अभाव में मरा, बीमारी में मरा। वो लिखते रहे पर उनके पाठक उनसे फ्री मांगते रहे। इसलिए मैं हर चीज फ्री का विरोध करता हूं, क्योंकि आप अगर कंटेंट का वैल्यू नहीं दोगे, आप ज्ञान को अगर वैल्यू नहीं दोगे, तो फिर आप पूरी संस्कृति का ही वैल्यू नहीं कर रहे हो। भारत का मतलब है ज्ञान के प्रकाश में रत, आपने तो ज्ञान को ही ठुकरा दिया। मैं कह रहा हूं कि आपको कंटेंट के लिए पैसे चुकाने चाहिए, ये कोई इतना खुल के नहीं बोलता होगा, पर वो अखबार के लिए आप चुका दे रहे हो, कंटेंट को नहीं चुकाते। पुस्तक लोग फ्री मांग लेते हैं, पीडीएफ दे दिए, मैं नहीं। आपकी मेहनत का अगर 10 रुपए भी नहीं लगा तो आप नहीं पढ़ोगे, फेंक दो। क्यों पढ़ोगे, आपका क्या लगा है उसमें। और एक लेखक का पूरा परिवार लगा है, भूखे रह कर अपने परिवार को कई कई रात को भूखो रख कर उसने उस पुस्तक को लिखा है। प्रकाशक का पैसा लगा है, पूरा सोर्स रिसोर्स लगा है। आज मैं प्रकाशक को सब समझ रहा हूँ। तो पुस्तकों को फ्री मत पढ़िए। पुस्तक है तो हमारी संस्कृति है। उन लोगों के पास एक एक किताब है। हमारी संस्कृति में पुस्तकों का ही, वेद से लेकर महाभारत, उपनिषद और पुराण तक की पूरी श्रृंखला है। पुस्तकों का सम्मान कीजिए। आप अगर पुस्तक का सम्मान करेंगे, सच आप मानिए, ज्ञान आपका सम्मान करेगा, आपका सर कभी झुकने नहीं देगा। जिस दिन आपने ज्ञान को साध लिया, माता सरस्वती को साध लिया, लक्ष्मी भी सधती है, माँ काली भी सधती है, सब सधती है। और मैं झूठ नहीं कर रहा हूँ, उदाहरण हूँ। मेरे पास तो न संपत्ति न कुछ, लेकिन माता सरस्वती को अगर आपने अच्छे साधक हैं आप माँ शारदा के, तो आपके पीछे सब दुनिया जाएगी। इसलिए उसको फ्री मत लीजिए। गुरुकुल की परंपरा में भी फ्री नहीं था। गुरु जो दक्षिणा चुकानी पड़ती थी, तो फ्री मत, बिल्कुल मत लीजिए। और पुस्तकों का सम्मान सीखिए। एक रामचरितमानस ने पूरा मुगल एरा नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। एक शंकराचार्य ने पुनः वेदों का उद्धार किया, वेदांत का उद्धार किया, भाष्य लिखे, उपनिषदों का उद्धार किया, गीता का प्रभाष्य लिखे, और वो हम जीवित रह गए। वरना बौद्धों ने तो दशरथ जातक कथा लिखकर राम और सीता का को भाई बहन बनाकर विवाह करा दिया था। जैन और बौद्धों ने, इन सब ने मिलकर। तो पढ़िए, बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे तो आप लड़ पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे। कम्युनिस्ट बहुत पढ़ते हैं, मैं इस मामले में उनका सम्मान करता हूँ। कम्युनिस्ट बहुत पढ़ते हैं, लेकिन हम जो स्वयं को राष्ट्रवादी कहें, दक्षिणपंथी हमने। और इसीलिए आप देखिएगा कि कैसे मुक्तापूर्ण बातों लेकर लोग विरोध करने उतर आते हैं। पढ़ना बड़ा आवश्यक है। आपको ध्यान होगा, एक मास्टर स्ट्रोकवादी हाल फिलहाल अपने लोगों से कह रहा था कि मत पढ़ो, पढ़ने की जरूरत नहीं, किताब पढ़ने की। वो सिर्फ संदीप देव का विरोध करने के लिए कि किताब मत पढ़ो। ऐसे मूर्ख बनाए रखना चाहते हैं वो, इसलिए ताकि लोग उनके पीछे पीछे चले। लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे, आपको किसी संदीप देव की जरूरत नहीं, किसी मोदी की, किसी की नहीं। आप स्वयं में इतना सक्षम होंगे कि 10, 20, 15 लोगों को आप शिक्षित कर सकते हैं। और सनातन की धारा ऐसे ही चली है। उपनिषद का मतलब होता है सानिध्य में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, वही उपनिषद है। अभी जो ये चल रहा है, ये उपनिषद है। तो आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद। मैं अपनी ही बात बोल गया, प्रश्न लिया नहीं। अब मैं प्रश्न ले लेता हूँ। एस तिवारी जी, आपका बहुत धन्यवाद नए मेंबर बनने के लिए। निधि राजपूत जी, बहुत धन्यवाद आपका। मेरी एक फ्रेंड अमेरिका में, जैसे ही भाजपा पावर में आई 2014 में, तभी वो बोली मुझसे कि एनसीईआरटी सारा सिलेबस चेंज कर रही है। हुआ अब जाके चेंज होने की प्रक्रिया शुरू हुई है। निधि जी, अभी भी बहुत टाइम है, पर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी संस्कृति को नहीं पढ़ाओगे, शिक्षा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आपको मैंने उदाहरण दिया कि जब पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता प्राप्त किया, तो सबसे पहले उसने शिक्षा पर ध्यान दिया और पुराण वेद को पुनः लेखन शुरू कराया। माधवाचार्य जी ने जब हरिहर और बुक्का को इस्लाम से लाकर हिंदू बनाया और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कराई, तो सायणाचार्य के निर्देश में पूरा एक शिक्षालय पड़ा सा खोला गया। और आज वेद पे सायणाचार्य से बड़ा भाष्य कोई मिलता नहीं। आपको आदिशंकर की श्रृंखला में मैंने बताया है कि जब बद्री क्षेत्र के जो राजा थे, उन्होंने उनके भाष्य, उसमें फोटोस्टेट मशीन तो होते नहीं थे, तो विद्वानों को लगाकर शंकर के भाष्य को लिखवाना शुरू किया, तो वो जाकर हमारे लिए बचे रह गए। तो भारत, कालिदास देखिए आप, गुप्त काल में, तो भारत के बड़े शासकों ने सत्ता प्राप्त करते ही सबसे पहले शिक्षा को बदला। क्योंकि शिक्षा
मानव को बनाती है, शिक्षा ही मानव को असुर बनाती है। एक मदरसा शिक्षा मानव को असुर बनाती है और हमारी जो गुरुकुल परंपरा की शिक्षा थी, वो मानव बनाती थी, उसको नष्ट कर दिया। इस सरकार से एक बड़ी हमें शिकायत है कि उसने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा और 7 साल यानी एक गर्भ में बच्चा आने से लेकर स्कूल की यात्रा कर लेगा, उतना बड़ा समय नष्ट हो गया। हमारे पास समय नष्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। रोहित जी धन्यवाद। मेरे यहाँ एक टैलेंटेड डिप्लोमा किया हुआ लड़का बिजनेस कर रहा और अपने यहाँ जॉब में बीटेक एमबीए वालों को रख रहा है। इतना घटिया एजुकेशन सिस्टम है अपना। सही बात है, लेकिन इसके एक दूसरा पहलू है कि दुनिया में जो 5% लोग हैं, 2 से 5% लोग, वो दुनिया के सारे वेल्थ पर उनका कब्जा है और जो 95 या 98% लोग हैं, वो उनके लिए लेबर करते हैं। अब देखिए कि मैं पढ़ रहा था बड़े किस एप्पल के संस्थापक का था या फिर गेट्स का था कि उनकी क्या सोच होती है कि मैं एमबीए आदि करने में जो 4 साल लगाऊंगा वो अपनी इनोवेशन में लगाऊंगा और मैं अपने काम के लिए एक एमबीए हायर कर लूंगा, एक आईआईटीएन हायर कर लूंगा। हमारे यहाँ क्या होता है, हम लेबर की तरह सोच रहे हैं कि 30-35 साल तक हम तैयारी करते, पढ़ाई करते, निकालते धीरे 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 हम लेबर बनने के लिए मर रहे हैं, वो मालिक बनने के लिए मर रहे हैं। उस समय उल्टा था, भारत मालिक बना हुआ था, वो लेबर थे। आप देखिए उस समय कहा जाता था नौकरी सबसे लास्ट की चीज होती थी, आज नौकरी प्रथम बन गया और इसलिए भारत की उन्नति वही लटकी लटकी घूम रही। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप जॉब नहीं कीजिए, बिल्कुल कीजिए, पर सोच का परिवर्तन मैं बता रहा हूं कि आज कल जो एक व्यक्ति ने लिखा बहुत अच्छा कि भारत जो उद्यमियों की संस्कृति थी भारत में, वहां आज हम अडानी अंबानी को गाली देते हैं और भारत का जो ब्रेन ड्रेन है, वो पराग हो, वो सत्य नडीला हो, वो उन सुंदर पिचाई हो, उनको सर माथे पर चढ़ाते सोचते मेरा बेटा वही बन जाए। जिसने ना जाने कितने सत्य नडेला और कितने लोगों को जॉब दिया, उसको गाली देते हैं और जो वो नौकरी में है उसे सर पे बैठाते हैं। ये हमारी सोच का जो परिवर्तन है वो मैकाले की शिक्षा नीति से आया है। मैकाले का डॉक्ट्रिन पढ़िए, आप समझ जाइएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो नई बात नहीं है। मैकाले ने यही कहा था कि इनकी एजुकेशन सिस्टम को खत्म करके आपको नौकर बनाना है और वो नौकर आज वो नौकर अमेरिका के लिए खट रहा है। हम झंडा उठाएं कि मेरे यहाँ SKIT आप बहुत धन्यवाद। आपने सदस्यता तो ध्रुव सेन गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद और SKIT आपका धन्यवाद कि आपने सदस्यता सब्सक्रिप्शन भेजे हैं अभी और जरूर भेजिए सब्सक्रिप्शन, क्योंकि कंटेंट का अगर आप मूल्य चुकाएंगे तो हम सत्यनिष्ठ जर्नलिज्म आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वरना जो दूसरा रूट मीडिया अपनाता है, अभी चुनाव हो रहे थे सब जगह हमारे, मेरे को याद है मेरे जब मैं था चुनाव में, वो कैंडिडेट से पैसे लाने को कहते हैं अपने रिपोर्टर को। अब उस कैंडिडेट के नाम पे वो कैंडिडेट की सारे भ्रष्टाचार को बाद में वो दबाते हैं। उस अखबार को आप पढ़ते हैं, अच्छा हो कि जो पढ़ रहा है वही पे करे। कोई विज्ञापन का के जरिए दूसरे रूट का पैसा नहीं, कोई सरकार के रूट का पैसा नहीं। लेकिन भारत में एक तो मुफ्त का कल्चर कि हम फ्री मिल जाए, दूसरा उस पैसे की जगह और ज्यादा पैसे की मांग, तो विज्ञापन आदि के जरिए वो पूरी तरह से डाइल्यूट कर देता है जर्नलिज्म को और वो तो दिखता है मेरे अखबार में। उस अखबार का नाम नहीं बताऊंगा। सारे लोग आए थे, हमारे एडिटर, GM सब, और पहला चुनाव था तो मैं दिल्ली MCD का, बहुत 2000 के बाद के समय का बात है। उन्होंने कहा हमें विज्ञापन के आड़ में पैसे लेने होंगे। मैंने कहा मेरे से नहीं होगा। फिर अखबार और पर्चे में अंतर क्या होगा? उन्होंने कहा कि इसको साइड करो, ये दूसरे लोग जो खबर लाएंगे ये खबर बनाएगा, इसको मत भेजना, इससे होने वाला कुछ नहीं है। तो मैं उस दौर से, तो वो विज्ञापन की आड़ में भ्रष्टाचार छुपाने का पूरा तंत्र बन गया है। मीडिया का, भारत का मीडिया इसलिए करप्ट है क्योंकि वो रूट होके पैसा ले रहा है, रूटेड पैसा ले रहा है। यदि सीधे सब्सक्रिप्शन से काम चलता तो भारत की मीडिया कहीं ज्यादा स्वतंत्र होती। इसलिए मैंने अपने पूरा मीडिया तंत्र को कहा, जनता को पसंद आएगा तो सब्सक्रिप्शन पे करे, नहीं पसंद आएगा तो बंद कर दो, काम खत्म। ये दूसरे रूट से पैसे नहीं आने चाहिए ज्यादा। KR राव जी कह संदीप जी पुरस्कार लेने भोपाल कब आ रहे हैं? मिलने की इच्छुक हूँ, साक्षात बधाई देने का अवसर मिलेगा। राव साहब आपका बहुत धन्यवाद। अभी मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे तो अभी सूचना ही मिली अखबार से और इन सब से। उनका जब पत्र आ जाएगा कि कब आना है क्या आना है तो मैं आप सबको तो बताऊंगा ही, आप सबको तो बताता ही रहता हूँ मैं तो। मैं आपको जरूर बताऊंगा और मैं भोपाल आऊंगा तो मैं घोषणा करके आऊंगा, क्योंकि मुझे अपने वहाँ के साथियों से भी तो मिलना है।
ओम प्रकाश बागड़ी जी, धन्यवाद। आज की उपनिषद चर्चा पर आनंद आया और बहुत कुछ समझने करने को मिला। आप पुस्तक लेखन के कार्य को आगे बढ़ाते रहे। जर्नलिस्ट के साथ साथ लेखन कार्य बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और थोड़ी मुझे आत्मा से संतुष्टि भी मिलती है कि पढ़ने लिखने का हम काम कर रहे हैं और उसी से जागृति ला सकते हैं, क्योंकि हमारी पूरी परंपरा वही है। आनंदम्मा, आपका बहुत बहुत आपको प्रणाम प्रणाम। ज्ञान तो सबसे वैल्यूबल टीचर है, उसको कोई भी चोरी नहीं कर सकता। मनुष्य विदाउट ज्ञान पशु के समान होता है। बिल्कुल सही बात है। एक वही चीज है जो अगर आपको राम कथा आती है, आपकी सारी संपत्ति चली गई, ठीक है, कुछ नहीं है आपके पास खाने, आप कहीं भी बैठकर राम कथा सुनाओगे, आदमी आपके हाथ में पैसे दे ही दे, तो आपके ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता, कोई नहीं चुरा सकता। मृत्यु के साथ जाएगा, परंतु मृत्यु के साथ ना जाए इसलिए ऋषि ऋण की व्यवस्था की गई, ताकि आपने जो ज्ञान इस समाज से लिया है, कोई कहता नहीं मेरे थॉट है, मैं नहीं, सब ब्रह्मांड में आपके कुछ नहीं, जीरो हो आप, सब परमात्मा का है, वो आप अगली पीढ़ी को दे के जाओ तो ही मुक्ति है। जो ज्ञान को अपने अंदर रखता है वो वृक्ष के रूप में, पद्म पुराण कहते हैं, वो वृक्ष के रूप में वो अगला जन्म पाता है, जो वृक्ष चाह कर भी नहीं चल सकता, नहीं बोल सकता। और ये सब प्रतीक हैं, परंतु इसके बड़े गहरे अर्थ हैं। तो ज्ञान जो लिया उसे आप चुकाइए, इस पृथ्वी पर अपने अगली पीढ़ी को धरोहर दे जाइए, परंतु ज्ञान आपका कोई नहीं चुरा सकता। आप जहां रहोगे आप पुनः पुनः अपने आप को पुनः स्थापित कर लो। ओम प्रकाश सिंह जी का लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार सतीश चंद्र जी बताए थे कि बीजेपी यूपी में वर्तमान 270 सीट, लेकिन 40 एमएलए जिनसे जनता नाराज है उनका टिकट काट दिया जाए तो बीजेपी 3 से पार हो जाएगी। ओम प्रकाश जी, मैं प्लीज, तुक्का वाला बात मुझे नहीं आता, कोई इतना ज्ञानी नहीं है कि वो पूरे यूपी का आकलन कर ले। जो है, मैं तो नहीं हूँ, कोई भी हो। तो मैं आपसे वही कहूंगा जिसका मुझे है, और ऐसे तुक्के चलते रहते हैं अखबारों पर, कोई जमीन पे नहीं जा रहा है। आपको सच बता रहा हूँ, कोई पत्रकार जमीन पे नहीं जा रहा है। इधर उधर देखा, 4 वीडियोज देखे, 4 अखबार देखे, उससे बनाया। जर्नलिज्म मर गया है, बहुत हद तक मर गया है। मनीष जैन जी, भारत के ग्राम और नगरों में लालच कूट कूट कर भरा है, इसलिए मैं सही कह रहे हैं, मैं कोई तुक्का नहीं लगाऊंगा। यूपी बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं उसमें तुक्का नहीं मार सकता। और ये सब जानता है, अगर भाजपा के आप पैटर्न को पकड़ो तो कल कहेंगे मैंने कहा था ना 40 को काट दो, कोई भी कहेंगे। का पैटर्न पकड़िए ना भाई, भाजपा बड़े पैमाने पर टिकट काटती है, पैटर्न ही मतलब सिंपल पैटर्न, इसमें नया क्या है। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से पैटर्न पकड़िए, वो तो बड़े पैमाने पर रिप्लेस करते हैं पुराने। उससे एक बड़ा होता है कि पुराने के प्रति जो गुस्सा है वो नए के प्रति नहीं होता। चलो आज इसको हटा दिया ना मोदी जी, और वो पूरा एमसीडी का पूरा ही कैंडिडेट बदल दिया, तो उस पर कोई कहना, मैंने कहा ना कि सब यही ब्रह्मांड में, तो वो तो भाजपा का पैटर्न है, वो करेंगे वो। श्याल रात्रि जी कहें, एक हेरिटेरियन ट्विटर पर प्ले कार्ड फोटो लगाते हैं, माय डॉक्यूमेंट वी आर बर्न इन 2020 गुजरात। मैंने रिप्लाई किया कि सावनवती के 6 डॉक्यूमेंट भूल गया था क्या। बहुत बढ़िया, यानी कि C6 बॉगी को तो जलाने गया था क्या, बहुत बढ़िया श्याल। ये होता है असली पंच, उनकी औकात ऐसे दिखाई, और वो तब होगा जब ज्ञान रहेगा, जब आप जाने रहेंगे कि S6 बॉगी क्यों कहा उन्होंने, श्याल जी ने, क्योंकि S6 को आग लगाई गई थी, किन्होंने लगाई। तो आपको जब नॉलेज है तो आपने फटाक जवाब दे दिया, जैसे शैल जी ने दिया। और नॉलेज इज द पावर। आज आधुनिक वर्ल्ड में भी क्या कहते हैं, नॉलेज इज द पावर। आपके पास नॉलेज है तो आप देखते हो मार्क जकरबर्ग हो या ट्विटर वाला भी आपसे घबराता है, उनके वेल्थ से तो आप जीत नहीं सकते हो, और उनके अपने नॉलेज से उनको झुका सकते हो। तो नॉलेज इज द पावर जो आज कहा गया है, भारत वेद काल से क्या कह रहा है। भारत का नाम ही है जो ज्ञान के प्रकाश में रथ। हमने ज्ञान को भुला दिया, इसलिए भारत आज 6-7% जीडीपी जातियों में बिखरा हुआ, कोई आके आक्रमण कर रहा है, हम हताश निराशा से जूझ रहे हैं, क्योंकि हमने ज्ञान को जो प्रमुख था उसको साइड कर दिया है। रोहित जी कह रहे हैं पिस्सू ने फिर एक कोर्स शुरू किया है, 2.5 लाख का फी है। देखिए, लूटने वाला हमेशा लूटेगा, लूटने वाला, और मूर्खों को लूटा जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। मूर्खों को वो कहा ही गया है कि जो चालाक लोग हैं, लोमड़ियां हैं, वो लोमड़ियां क्या करती है, दूसरे के शिकार को खाती है। तो वो जो पिस्सू के जो चेले हैं वो तो लुटे लायक है। मैंने देखा ब्रेन बंद है चारों तरफ से। वो सनातन का 2.5 लाख में कोर्स करा रहा है, पता नहीं कौन सा कोर्स करा रहा है।
सनातन का कौन सा कोर्स करा रहा है। और बाद में मुझे शैल जी ने ही भेजा था कि देखिए आपके आइडिया को शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण चुरा रहा है। मैंने कहा तो खैर सनातन का आइडिया है, मेरा क्या है। और जो आदमी दौड़ ही नहीं सकता वो क्या शास्त्र शास्त्र सिखाएगा, और वो क्या शास्त्र सिखाएगा जिसको सनातन का ज्योत और तक नहीं पता है। पूरी वो आदमी इतना झूठा है कि उसने कितने कम्युनिस्टों से पांव पकड़ पकड़ के माफी मांगी है केस के डर से। इतना झूठा मक्कार है, हर बात में झूठ बोलता है। लेकिन कहा गया है कि मूर्खों को ठगा जाना चाहिए, तो वो मूर्खों को ठग रहा है, उसमें ठग जाने दीजिए, जो जा रहा है उसको ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि और एक बात और है, वो कश्मीर को टारगेट कर रहा है। आपको ध्यान होगा कि जब एनडीटीवी आया था तो बरखा दत्त को कश्मीर में सेना के अंदर घुसा के और सारे खुफिया जानकारी कारगिल आपने देखा। ये आदमी कश्मीर को, इसका एक जानकार है जो हरा टिड्डा है, कश्मीर में है, सेना से आता है, और इसीलिए ये हरे टिड्डों की पैरवी, इसका कुछ कनेक्शंस हैं वहां, उस कनेक्शंस को मैं देख रहा हूं कश्मीर में। और इसीलिए कश्मीर में हिंदुओं के संघार में हिंदुओं को दोष देता है, हरे टिड्डों को बचाता है, इसका वो कनेक्शन है। और इस कोर्स की आड़ में ये कश्मीर में आजकल जा रहा है। कश्मीर में जासूस बड़े बड़े लगा दिए गए। आपको गुलाम नबी फैक के का अध्ययन कर लेना चाहिए कि तथाकथित राष्ट्रवादी आजकल, क्योंकि उनपे कोई शक नहीं करेगा, वो शक नहीं करेगा, वो प्रो मोदी दिखेंगे, प्रो नेशन दिखेंगे, लेकिन वो वास्तव में जासूसी की आड़ में जासूसी का काम कर रहे होंगे। तो उससे बच कर रहिएगा। कश्मीर ही क्यों टारगेट किया उसने, कश्मीर में क्या करना है उसको, सोचकर देखिए। और दिग्विजय की चापलूसी कर रहा है। दिग्विजय जो सबसे बड़ा देशद्रोही है, उस समय पाकिस्तान 26/11 में जब अटैक हुआ, हमारे सारे अधिकारी वहां बैठे थे। तो दिग्विजय क्या खेल कर रहा है आप लोग समझिए। लेकिन जो लोग लूटने को तैयार है उनको लूटने दो, देश को तो हम लोग बचाते रहेंगे। हाँ, सुरभि जी कह रहे हैं, संदीप भाई आप हमसे मिलेंगे कि नहीं। तो अरे सबसे मिलेंगे, मैं तो रहूंगा भोपाल में। मैं तो 2-3 दिन रहता हूँ। और अभी मैं अपने गांव में हूँ, तो काफी लोग बाहर से आए हमसे मिलने के लिए, गांव में आए, मैं मिला हूँ, मैं मिलता हूँ। बस मैं अपने पाठक दर्शकों को जानता हूँ, मैं उनसे मिलता हूँ। क्योंकि अननोन में कौन क्या है मालूम नहीं, लेकिन हम आप लोगों सबको तो मैं जानता ही हूँ। हर्ष हिंदुस्तानी कर रहे हैं, रानी अंबानी का सम्मान करता हूँ, हमारे देश को रानी अंबानी यानी उद्यमिता, उस उद्यमिता का सम्मान कीजिए। भारत का मैं अभी सार अभी तो सारी अभी आपको बहुत कुछ देना मुझे बाकी रह गया, अगर बचा रहा लाइफ तो आप देखेंगे कि भारत ऐसे स्वर्ण स्वर्ण हम गुरु बना देंगे, विश्व गुरु, ऐसे नाटक करने से नहीं होगा। उसके लिए बस सबको मेहनत करनी होगी, तब बनेगा। भैया ये पुरस्कार तो मिलना ही था। आप अनवरत अथक साधना रत तो हैं, क्या मेंशन हम करें। लेखन तो आगे भीतर बैठी हुई है, माँ के वत्सल के निर्जर की तरह। कुछ लोग निष्पक्ष निष्काम जानवी की भांति आजीवन सबके कलुष धोते हैं। बस परमात्मा की ही इच्छा थी, क्योंकि और उसमें क्या कहूँ, परमात्मा ही कराते हैं। तो संदीप जी, लोग पढ़ना नहीं चाहते और बेकार बात करते हैं, इन लोगों का क्या करें, उनको वहीं छोड़ दें। पत्थर पर सर मारने से पत्थर सर फूटेगा, पत्थर का कुछ नहीं होगा। 10 लोग नहीं समझते, लेकिन 2 जो समझते, याद रखिए भारत में कोई भी चाणक्य अकेले निकले थे, कृष्ण अकेले निकले थे, राम सबकी यात्रा अकेली यात्रा। एक आदमी दुनिया बदल देता है। आपने एक को समझा दिया ना, वो अब उसका काम है 10 को समझाना, वो दुनिया बदलेगा। हर आप देखिए कि 1-2 लोगों ने ही दुनिया को बदला है, भेड़ों ने नहीं बदला, शेरों ने बदला। तो आपको भेड़ नहीं, भेड़ों को उनके हालत पे छोड़ दो, वो तो भाई कुछ लोग कटेंगे नहीं, तो आपके अंदर वो आक्रोश कैसे पैदा होगा। तो उनको कटने दो, वो कटने वाले लोग, उनको कटने दो। आप उस पर सर मत खपाओ कि मेरा हिंदू भाई फलाना भाई। हिंदू चेतना जगेगी तो हिंदू, जिसकी हिंदू चेतना नहीं हो, नाम से कोई हिंदू नहीं हो जाता, हिंदू चेतना से हिंदू बनता है। निधि जी, ममता को सब कम्युनिस्ट और मुस्लिम सिर पे बैठा रहे हैं, क्योंकि उसने सैंपल दिखा हुआ है, वो अगर कभी पीएम गई तो क्या करेगी हिंदुओं के साथ। सही बात कर रहे हैं, और इसीलिए वो इतना ही घूम रही है, पर बनेगी नहीं। थैंक यू मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दूसरे चैनल पे आपको इशारों में बोल रहा कि एक आदमी बोल रहा एक्सपोज कर दिया, जबकि मैंने
तो दिग्विजय के साथ पिक्चर अपने ग्रुप में डाली, ऐसा बोला। वो आपने ध्यान नहीं दिया उसने, वो ये तो पहले से सब तैयार रहते हैं। उस दिन जो दिग्विजय सिंह खासकर मामा जी की शिकायत इसने शुरू किया, उनकी सत्ता को हटाने के लिए बहुत सारे मास्टर स्ट्रोकवादी काम कर रहे हैं। और फिर अपनी मार्केटिंग देखिए, दिग्विजय को फोटो उसको जारी करना जरूरी इसलिए था क्योंकि दिग्विजय की मार्केटिंग का टेंडर है, दिग्विजय को राष्ट्रवादी साबित करना है। दिग्विजय जो हिंदू द्रोही, उसको कैसे साबित करेगा? ये दिखा के ना कि वो चाणक्य मोदी जी को बनाना चाहता था, मोदी जी कर लेके, तो कैसे? तो अपने आप को भी दिखाया कि देखो मैं भी राष्ट्रवादी हूँ और वो चाणक्य मैं उसको जानता हूँ अच्छे से, वो मोदी जी के लिए काम करता है, जिसको मैं जानता हूँ, तुम मुझ पर भरोसा करो कि मोदी जी के लिए काम। तो वो फोटो जारी करना उसकी मजबूरी थी। ये बड़ी साइकोलॉजी, बड़ा खेल है। वो क्या करेगा? वो तो ऑस्कर फर्नांडिस के हाथ से भी अवार्ड लिया है। और सबसे बड़ी बात, 60 लाख रुपए हड़प कर रखा है लोगों का। उसने बोला था ना गायत्री के चैनल पे कि हमने 2-2.5 लाख रुपए जमा हुए, 58-60 लाख रुपए जमा हुआ। कहा था कि अनाथालय के 25 लाख रुपए हमने दिए, अनाथालय के आपके ऑडियो जारी किए थे उसके महासचिव के, 1 से 2 लाख रुपए उसको दिया है। तो वो तो पूरी जिंदगी झूठ बोल रहा है।